and experiences waiting to be shared. But how do you connect to the right partners? नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज पर स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। संसद के दोनों सदनों में आज कई विधायी कामकाज सूचीबद्ध। राज्यसभा में बैंकिंग कानून संशोधन और आपदा प्रबंधन अधिनियम, तो लोकसभा में वित्त विधेयक किया जाएगा पेश। एक देश एक चुनाव पर जेपीसी के अगले दौर की बैठक आज। अटॉर्नी जनरल समेत कानून के जानकार रखेंगे अपना सुझाव। 27 साल बाद दिल्ली में आज बजट पेश करेगी बीजेपी की सरकार। यमुना सफाई, प्रदूषण, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी योजनाओं का हो सकता है ऐलान। जम्मू कश्मीर पर भारत की पाकिस्तान को फिर से 2-2। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पी ने कहा कि अपने संकीर्ण और विभाजनकारी एजेंडे को आगे न बढ़ाएं पड़ोसी देश। अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल गैस खरीदने वाले देशों पर लगाया 25% शुल्क। दोनों देशों के बीच अवैध प्रवासियों को लेकर चरम पर है तनाव। और अब समाचार विस्तार से। संसद के बजट सत्र के दौरान इन दिनों दोनों ही सदनों में विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित बजटीय प्रावधानों पर चर्चा चल रही है। और इसी कड़ी में आज राज्यसभा में शून्यकाल और प्रश्नकाल के अलावा राज्यसभा में बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 विचार और पारित करने का प्रस्ताव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। और इसके अलावा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों के बारे में केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा वक्तव्य देंगे। और इसके साथ ही विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिवेदन भी पेश होंगे। तो वहीं लोकसभा में देखें तो प्रश्नकाल और शून्यकाल के साथ साथ वित्त विधेयक 2025, बॉयलर विधेयक 2024, गोवा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 सूचीबद्ध के लिए किया गया है। एक देश एक चुनाव पर आज संसद भवन परिसर में संयुक्त समिति की अहम बैठक होगी, जिसमें एक देश एक चुनाव पर कानूनी विशेषज्ञों से उनके सुझाव लिए जाएंगे। हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी से विशेष बातचीत की है। हमारे साथ जेपीसी के चेयरपर्सन पीपी चौधरी साहब हैं। सर, वन नेशन वन इलेक्शन की ओर लगातार देश आगे बढ़ रहा है और आपकी कमेटी लगातार काम कर रही है। देखिए, बहुत अच्छा काम चल रहा है और एक अलग तरह का जोश है सभी सदस्यों में भी, और मुझे आम जन का भी लग रहा है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए उसके पक्ष में। कमेटी के सामने इंटरेक्शन के लिए कई मेंबर्स की क्लैरिफिकेशन है, जैसे कानून के भारत के संविधान के तहत संविधान सम्मत है या नहीं है। तो इसके लिए फॉर्मर चीफ जस्टिस जो हैं दिल्ली हाई कोर्ट के DN पटेल साहब आ रहे हैं, और दूसरा हैं जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वेंकट रमानी जी आ रहे हैं। तो दोनों जो हैं करीब 3 बजे से बैठक हमारी शुरू होगी। चौधरी साहब, एक कमेटी ने ये डिसाइड कर लिया कि कौन कौन से लोग आएंगे, लगातार विधिक से जुड़े लोग, कुछ युवाओं को, कुछ लोगों से, तो किस तरह की लिस्ट है और कितने कैटेगरीज में उनसे आप बात करेंगे? देखिए, वैसे कैटेगरीज हमने करीब 22 कैटेगरीज बनाई हैं। उस कैटेगरीज में जैसे पॉलिटिशियन भी हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, और लीगल फ्रेटर्निटी के जैसे जुडिशरी से हैं या सीनियर एडवोकेट्स वगैरह वो भी हैं। फिर आप देखिए कि प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी हैं, थिंक टैंक्स भी हैं, और एजुकेशन से संबंधित टीचर्स भी होंगे, स्टूडेंट्स भी होंगे, स्टूडेंट यूनियंस भी होगी, लेबर यूनियन भी होगी, फार्मर्स भी होंगे। जिस तरह के संवाद, जिस तरह के स्टेक होल्डर से सुझाव आ रहे हैं, कितना वैल्यूबल समझ रहे हैं एज ए पॉलिटिशियन, एज ए चेयरपर्सन? देखिए, जो सुझाव आ रहे हैं, कभी भी इंटरेक्शन जो होता है ना,
और उसमें जो सुझाव मिलते हैं वो हमेशा फ़ायदे के होते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि जैसे हमने सोच लिया वो ठीक सोच लिया, ऐसा नहीं है। तो ये सारा का सारा उससे इमेंस फ़ायदा मिलेगा। जो वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो कमेटी को रिकमेंड करने में बहुत आसानी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वन नेशन वन इलेक्शन की संयुक्त कमेटी के चेयरपर्सन पीपी चौधरी साहब, जिनका साफ तौर पर मानना है कि लगातार एक देश एक चुनाव को लेकर न सिर्फ स्टेक होल्डर्स की राय ली जा रही है, बल्कि कई अहम सुझाव लगातार कमेटी के पास आ रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, संसद भवन, दिल्ली। और दिल्ली विधानसभा में आज 2025-26 के लिए बजट पेश किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता अपना पहला बजट पेश करेंगी। करीब 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बजट पेश करने जा रही है। इस बजट से दिल्ली वासियों को काफी उम्मीदें हैं। तो वहीं बजट में यमुना नदी की सफाई, प्रदूषण स्तर को कम करने, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। बजट पेश करने से पहले सीएम रेखा गुप्ता का हनुमान मंदिर जाने का कार्यक्रम है। अपने एक बयान में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार को ये मौका मिला है। साथ ही मुख्यमंत्री ने इसे डबल इंजन सरकार का बजट करार देते हुए केंद्र के साथ मिलकर काम करने की बात कही। उत्तर प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 8 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर यूपी सरकार में के मंत्री और भाजपा के पद अधिकारी आज से 27 मार्च तक हर जिले में जाकर जनता के साथ उत्सव मनाएंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आज गोरखपुर से जनपदीय विकास उत्सव का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री तारामंडल क्षेत्र के महंत दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित 20 से अधिक विभागों के विकास और जन कल्याण आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी कार्यक्रम में सरकार की 8 साल की उपलब्धियों के बारे में भी बताएंगे। जम्मू कश्मीर के मसले पर भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पी ने कहा कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने एक बार फिर से भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पर अनुचित टिप्पणी की है। इस तरह के बार बार उल्लेख ना तो उनके अवैध दावों को मान्य करते हैं और न ही उनके राज्य प्रायोजित सीमा पर आतंकवाद को उचित ठहराते हैं। जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिसे उसे खाली करना होगा। हम पाकिस्तान को सलाह देंगे कि वह अपने संकीर्ण और विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस मंच का ध्यान भटकाने की कोशिश न करे। Madam President, India is compelled to note that the delegate of Pakistan has yet again resorted to unwarranted remarks on the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Such repeated references neither validate their illegal claims nor justify their state-sponsored cross-border terrorism. Jammu and Kashmir was, is, and will always be an integral part of India. Pakistan continues to illegally occupy the territory of Jammu and Kashmir, which it must vacate. We would advise Pakistan not to try to divert the attention of this forum to drive their parochial and divisive agenda. India will refrain from exercising a more elaborate right of reply. और मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत के बाद से रक्षा उत्पादन 2023-24 में रिकॉर्ड 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इस वित्तीय वर्ष में रक्षा उत्पादन में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। 2014-15 में रक्षा उत्पादन 46,429 करोड़ की तुलना में 2023-24 में 174% बढ़ गया है। प्रमुख स्वदेशी रक्षा प्रणालियों में धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम, मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन, हल्का लड़ाकू विमान तेजस, आकाश मिसाइल, विमान वाहक पोत, पनडुब्बियां आदि शामिल हैं। 2023-24 में देश से रक्षा उत्पादों का निर्यात 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। निर्यात में 2013-14 की तुलना में 30 गुना की वृद्धि हुई है। और पतन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सिंगापुर के जनशक्ति मंत्री डॉक्टर टेन सी लैंग से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान भारत और सिंगापुर के संबंधों को मजबूत करने और समुद्री व्यापार, वैश्विक शिपिंग संबंधों को और बढ़ाने पर भी चर्चा हुई।
कॉमेडियन कुणाल कामरा की टिप्पणी के मसले पर शिवसेना सांसद मिलन देवड़ा ने कहा कि उद्धव ठाकरे और उनके सहयोगियों की मिलीभगत से ये सब हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये लोग दिशा सालियान केस से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जानबूझकर ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो जनता की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज एक नया ट्रेंड है हमारे देश की राजनीति में, जो हकदार राजतंत्रवादी है, एंटाइटल्ड मोनार्किस्ट्स, वे वर्गवादी लोगों को, क्लासेस लोगों को, एंटाइटल्ड लोगों का उपयोग कर रहे हैं। एक प्रकार से उनको अपने माउथपीस बनाकर अपना पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं। कुछ ही दिन पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में एक बहुत ही गंभीर याचिका उद्धव ठाकरे उभाटा पार्टी के नेताओं के खिलाफ लॉन्च किया गया। दिशा सालियान के पिताजी ने स्वयं जाकर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दर्ज किया। उससे अटेंशन हटाने के लिए, लोगों को कहीं और, पब्लिक को कहीं और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए ये एक षड्यंत्र है। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने हावड़ा के बेलगछिया इलाके का दौरा किया। हाल ही में बेलगछिया इलाके में भारी मात्रा में भू धंसाव हुआ है, जिससे 1 किलोमीटर लंबी पानी की पाइपलाइन सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस क्षेत्र की अनदेखी कर रही है, क्योंकि यहां हिंदी भाषी लोग रहते हैं। उन्होंने प्रभावी परिवारों से मुलाकात कर हालात का जायजा लिया और सरकार से तत्काल राहत देने की मांग की। हावड़ा कॉर्पोरेशन, हावड़ा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट सब तृणमूल कांग्रेस का कंट्रोल में। लोग काल से भाजपा की सब कार्यकर्ता, हमारी यहाँ का लोकल जितना भी वॉलेंटियर है, सब काल 500 रुपये आदमी को हम लोग पूरा खाने का इंतजाम किया और 100 घर में हम लोग का रिलीफ का काम चल रहा है। और उत्तराखंड सरकार अवैध मदरसों पर सख्त कार्रवाई के बाद अब उनकी फंडिंग की गहन जांच कर रही है, जिसकी रिपोर्ट अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे। बीते 1 माह से प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है और अब तक पूरे प्रदेश में 136 मदरसों को कागजात पूरे न होने पर सील किया जा चुका है, जबकि पूरे प्रदेश में 500 से अधिक अवैध मदरसे संचालित होने की बात सामने आ रही है। जांच के बाद ये भी साफ हो सका है कि देवभूमि में संचालित हो रहे इन मदरसों को कहीं दूसरे देशों से फंडिंग तो नहीं हो रही। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अवैध अतिक्रमण और अवैध मज़ारों के खिलाफ ये अभियान जारी रहेगा। अवैध अतिक्रमण, अवैध मज़ारें, अवैध जो भी हैं, जो इलीगल है, सबको लीगल रूप में लाया जाएगा और जब तक ये अतिक्रमण पूरी तरह से इंक्रोचमेंट नहीं हटाया जाएगा, नहीं हटेगा, तब तक ये अभियान जारी रहेगा। और ये काम केवल शुरू करने के लिए नहीं है, ये काम बिल्कुल पूरी तरह से साफ सफाई करने के लिए। और सेबी बोर्ड ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा विस्तृत खुलासे के लिए निवेश सीमा को दोगुना कर 50,000 करोड़ रुपए करने को मंजूरी दे दी है और अभी पोर्टफोलियो निवेशकों के खुलासे के लिए निवेश सीमा 25,000 करोड़ रुपए की है। बोर्ड के सदस्यों और अधिकारियों की संपत्ति, निवेश और देनदारियों से संबंधित हितों के टकराव, खुलासों की व्यापक समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठन करने का निर्णय भी लिया गया है। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने अपनी पहली बोर्ड बैठक की और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए निवेश सीमा को दोगुना करके 25,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सेबी बोर्ड के इस निर्णय को पारदर्शिता बनाए रखते हुए अनुपालन बोझ को कम करने में मदद करने के रूप में देखा जा रहा है। बोर्ड हैज डिसाइडेड टू रिवाइज based on public comments and recommendations of FPI Advisory Committee. So this size criteria is now being taken from 25,000 crore to 50,000 crore. But please note that the concentration criteria remains the same, that is 50%. So irrespective of the size, the 50% concentration criteria remains, and in case 50% is breached, then additional disclosure will be required.
सेबी बोर्ड ने अपने एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में बोर्ड के सदस्यों और अधिकारियों के लिए हितों के टकराव, संपत्ति, निवेश, देनदारियों और अन्य संबंधित मामलों से संबंधित प्रकटीकरण से संबंधित प्रावधानों की व्यापक समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। उच्च स्तरीय समिति अपने गठन की तारीख से 3 महीने की समयावधि में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेंगी। The board has decided to constitute a high-level committee to undertake a comprehensive review of the provisions relating to conflict of interest, disclosures pertaining to property, investments, liabilities, etc., and related matters. सेबी के अन्य निर्णयों में निवेश सलाहकारों और शोध विश्लेषकों द्वारा ली जाने वाली अग्रिम फीस अब 1 वर्ष तक के लिए अग्रिम रूप से ली जा सकेगी। वर्तमान में क्लाइंट द्वारा सहमति दिए जाने पर 2 तिमाहियों तक के लिए अग्रिम रूप से फीस ले सकते हैं, जबकि RA के लिए यह केवल 1 तिमाही के लिए था। सेबी ने ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के लिए वैकल्पिक निवेश निधियों के लिए निवेश नियमों को भी आसान बनाया है। साथ ही इसने बाजार और संरचना संस्थानों में सार्वजनिक हित निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया को भी बदल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और गरीबों को पक्के मकान देने के लिए बनी पीएम आवास योजना में मध्य प्रदेश नए रिकॉर्ड बना रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में पीएम आवास ग्रामीण में पहला और पीएम आवास शहरी में MP का देश में दूसरा नंबर है। देखते हैं ये रिपोर्ट। पीएम आवास योजना में मध्य प्रदेश ने गाड़े झंडे। पीएम आवास योजना ग्रामीण में देश में मध्य प्रदेश ने हासिल किया पहला स्थान। शहरी आवासों में मध्य प्रदेश का देश में दूसरा नंबर। मध्य प्रदेश में 41 लाख से ज्यादा मकानों को मिली मंजूरी। अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता। केंद्र सरकार से संचालित योजनाओं के अमल में अव्वल मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में भी रिकॉर्ड बनाया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार के प्रयासों से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में देश में मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पर आ गया है, जबकि इसी योजना में शहरी आवासों में मध्य प्रदेश का देश में दूसरा नंबर है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 2016-17 में जब से ये योजना शुरू हुई है, तब से अब तक 41,67,000 मकानों में से 41 लाख मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। 36 लाख मकान बनकर पूरे भी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास चाहे शहरी क्षेत्र के हों या ग्रामीण क्षेत्र के, सरकार की प्राथमिकता में हम लगातार देख रहे हैं। मध्य प्रदेश उन राज्यों में है जहां केंद्र सरकार की प्राथमिकता के आधार पर ही जो राज्य की सरकार है वो काम कर रही है। मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में करीब 8.5 लाख घर बन चुके हैं। आने वाले 5 साल में 10 लाख नए घर बनेंगे। पीएम आवास योजना दरअसल गरीबों की खुशियों का आशियाना बन चुकी है, जिसके अमल में मुख्यमंत्री मोहन यादव मुस्तैद हैं। वहीं मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना लोगों के पक्के घर के सपने को पूरा कर रही है। बहुत बहुत मेहरबानी अदा करना चाहता हूँ मोदी जी का कि आज मैं पक्के मकान में रह रहा हूँ और मेरा खुद का मतलब अपसेट हो रहा है। मैं विकलांग आदमी हूँ सर, मेरे परिवार भी अच्छा है, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल। मेरा पहले कच्चा मकान था, अब पक्का बन गया है। मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मेरा मकान पहले कच्चे का पक्का बन गया है। पहले हमारा कच्चा मकान था, हम पहले पत्थरों के मकान में रहते थे। पानी बरसात की हमको बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन मोदी जी ने जब से हमको सहायता दिए, पैसे दिए हैं ना, हमारा मकान उनकी वजह से बहुत अच्छा पक्का मकान हो गया। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरे चरण के लिए सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसका लक्ष्य 2028-29 तक पात्र परिवारों को उनकी पक्की छत उपलब्ध कराना है। इस दूसरे चरण में 31 मार्च तक नए नाम जोड़े जाएंगे। दूसरे चरण के सर्वेक्षण में भी अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। मध्य प्रदेश केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों को अमली जामा पहनाने में अग्रणी बनकर उभरा है। केवल ग्रामीण आवास ही नहीं, बल्कि अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश ने उपलब्धि हासिल की है। श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, मध्य प्रदेश।
वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि वे वेनेजुएला से तेल या गैस खरीदने वाले किसी भी देश पर 25% टैरिफ लगाएंगे। उनका यह बयान तब आया है कि जब अमेरिका और वेनेजुएला के बीच अवैध प्रवासियों को लेकर तनाव चरम पर है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला को रूस समर्थक माना जाता है। वेनेजुएला एक बड़ा तेल उत्पादक देश है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल नेटवर्क पर लिखा कि वेनेजुएला संयुक्त राज्य अमेरिका और उन स्वतंत्रताओं के प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण रहा है जिनका हम समर्थन करते हैं, और इसीलिए कोई भी देश जो वेनेजुएला से तेल या गैस खरीदता है उसे हमारे देश के साथ किए जाने वाले किसी भी व्यापार पर संयुक्त राज्य अमेरिका को 25% टैरिफ का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बता दें कि दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में भारत वेनेजुएला के कच्चे तेल का शीर्ष खरीदार बन गया था। 2024 में भारत ने वेनेजुएला से 22 मिलियन बैरल तेल का आयात किया, जो भारत की कुल कच्चे तेल की खरीद का 1.5% था। वहीं इस्तांबुल में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तल्खी जारी है। सोमवार देर रात प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच फिर से झड़प हुई। तुर्की की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोप पर सुनवाई लंबित रहने तक इस्तांबुल शहर के मेयर एकराम इमामोग्लू को जेल में डाल दिया है। इमामोग्लू को जेल भेजने के फैसले के देश में एक दशक से भी अधिक समय में सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों को और भड़का दिया है। मुख्य विपक्षी दल, यूरोपीय नेताओं और हजारों प्रदर्शनकारियों ने उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को आलोचना करते हुए इसे राजनीतिक और अलोकतांत्रिक बताया है। बता दें कि इमामोग्लू को राष्ट्रपति तैयब उर्दगान को मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंदी माना जाता है। साराचाने में इस्तांबुल नगरपालिका मुख्यालय के सामने मुख्य विपक्षी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के नेता ओजगुर ओजले ने मीडिया, ब्रांडों और स्टोरों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इमामोग्लू के खिलाफ सभी आरोप निराधार और बिना सबूत के हैं। अहमदाबाद में चल रहे राष्ट्रीय बधिर सीनियर, जूनियर एवं सब जूनियर खेल का कल समापन हो गया है, जिसमें राजस्थान को सबसे ज्यादा पदक हासिल हुए हैं और टेबल टेनिस में पश्चिम बंगाल राज्य श्रेष्ठ रहा है। ऑल इंडिया स्पोर्ट काउंसिल ऑफ द डेफ द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में कई सारे खिलाड़ियों ने भाग लिया और पदक हासिल किए। दिल्ली के गुलफाम अहमद ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पैरा लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। गुलफाम राष्ट्रीय स्तर पर मिली इस कामयाबी से बेहद खुश हैं। उनके मुताबिक खेलो इंडिया के मंच ने उन जैसे खिलाड़ियों के खेलों को एक नई दिशा दी है। हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने उनसे खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ गुलफाम अहमद हैं, जो कि पैरा पावर लिफ्टर हैं। उनसे बात करते हैं। गुलफाम, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई कि आपने गोल्ड मेडल हासिल किया और लास्ट टाइम आपका ब्रॉन्ज था, इस बार गोल्ड आया। क्या कुछ मेहनत की इस बार? जी, पिछले साल से अब तक परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है और जो कि पहला था मेरा लास्ट ईयर खेलो इंडिया पैरा गेम्स में, तो मैं ब्रॉन्ज मेडल था और इस बार मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, क्योंकि जब गवर्नमेंट हमारे लिए इतना अच्छा कर रही है तो हमें भी अच्छा करना चाहिए और मैंने गोल्ड मेडल लिया है। अब किस तरह का देखते हैं चेंज जो है पहला जो एडिशन था उससे अब इस वाले एडिशन में? काफ़ी बदलाव आया है फैसिलिटीज़ में, सुविधाओं में, और जो एक स्टैंडर्ड को, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को जो मेंटेन किया गया है यहाँ पे, चाहे वो रूल्स रेगुलेशंस हो, फूड क्वालिटी हो, ट्रैवल हो, स्टे हो, सारे लाइवलीहुड को एज पर पैरा स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। कॉम्पिटिशन का जो लेवल है वो किस तरह का दिखता है आपको यहाँ पे? कंपटीशन लेवल बहुत ही अब बढ़ गया है, क्योंकि जैसे जैसे फैसिलिटीज़ और रिकॉग्निशन बढ़ रही है तो लोग ज़्यादा इसके लिए अवेयर हो रहे हैं। अभी पैरा स्पोर्ट्स एक इंक्लूजन को, जैसे नॉर्मल के साथ हमारा भी एक पैरा स्पोर्ट्स अब खेलो इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है 2 साल से। आपने पावर लिफ्टिंग को ही क्यों चुना और किसी और खेल में क्यों नहीं गए? एक्चुअली मैंने जिम जाना स्टार्ट किया था जस्ट बॉडी बनाने के लिए, लेकिन फिर जब मुझे 2008 में पता लगा, मैं जूनियर था स्कूल टाइम से, तब मैंने नेशनल में मेडल लिया था। चलिए, आपके इस हौसले को सलाम है और उम्मीद यही करेंगे कि आप आगे जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खुद को सामने रखें। तो ये है गुलफाम अहमद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक जो जरूरी चीज है, जो एक टॉनिक है, वो है जज्बा। इसको आपको बनाकर रखना है, हिम्मत को आपको बनाकर रखना है, इसको बिखरने नहीं देना है। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और साई गांधीनगर से प्रशिक्षण हासिल करने वाली पैरा पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर खेलो इंडिया पैरा गेम्स के माध्यम से उभरती हुई प्रतिभा के तौर पर सामने आई हैं। कौन है जसप्रीत कौर और क्या है उनका सपना, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
खेलो इंडिया पैरा गेम्स में जज्बे की अनोखी कहानियां हर नए चेहरे के साथ सामने हैं। ये हैं पंजाब के भटिंडा की जसप्रीत कौर, जिन्होंने खेलो इंडिया पैरा गेम्स के इस एडिशन में पैरा पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक हासिल कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया। हालांकि आज तस्वीर जितनी आसान दिख रही है उतनी पहले नहीं थी। जसप्रीत जब सिर्फ 3 साल की थी तब पोलियो से ग्रस्त हो गयी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और जिंदगी की जंग को बखूबी लड़ा। न सिर्फ पोलियो से बल्कि अपने ओवरवेट से भी। मानसिक मजबूती के बल पर इस पावर लिफ्टर ने 40 किलोग्राम वजन कम भी किया। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मेरे पापा प्राइवेट ड्राइवर हैं, कैश डालते हैं मैं, और उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं मेरी डाइट का दोस्त है मेरे अच्छे, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और मतलब उन सपोर्ट के कारण वो फाइनेंशियल इश्यूज बहुत रहे, मतलब डाइट मेंटेन करना, फिर ट्रेनिंग। अब साई में है, अब हमें इतना वो नहीं होता, फिर भी थोड़ा रहता है, पर अब ठीक है। पर वो स्टार्टिंग में इनिशियल डेज में फाइनेंशियल इश्यूज बहुत रहे। जसप्रीत के लिए पावर लिफ्टिंग सिर्फ खेल नहीं बल्कि उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है, और जिसके लिए वो अपने कोच का धन्यवाद करना नहीं भूलती। मैंने 2021 में यूपीएससी की तैयारी करते हुए प्री क्लियर किया, और मेंस की तैयारी करते हुए मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा पैरा गेम्स के बारे में। मैंने सर्च किया कि पैरा गेम्स क्या होते हैं, तो वहाँ पे मुझे 2 पावर लिफ्टर पंजाब के उनका नाम आया। मैंने उनसे कांटेक्ट किया। रजिंदर सिंह रहेलू जो कि अभी तक के ओनली पैरालंपिक मेडलिस्ट हैं, और परमजीत कुमार जो अभी तक ओनली वर्ल्ड मेडलिस्ट हैं, उन्होंने मेरी हेल्प की। उन्होंने कोच साहब से मेरे को कांटेक्ट करवाया। कोच साहब ने कहा कि आप अच्छा करना, नेशनल में गोल्ड लाओगे तो हम आपको साई में ले लेंगे। तो तब से मेरा नेशनल में गोल्ड आया, और मैं तब से 2022 से मैं साई में हूँ, साई गांधीनगर में हूँ, वहीं मेरी प्रैक्टिस चल रही है। जसप्रीत का अगला लक्ष्य अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी पैरालंपिक खेलों में अपनी छाप को छोड़ना है, जिसके लिए वो अभी से जुट गई हैं। जसप्रीत कौर के लिए राह आसान तो नहीं थी, लेकिन अपनी हिम्मत से उन्होंने अपनी मंजिल को न केवल तलाश किया बल्कि आज वो जिस शिखर पर हैं उससे खुद के नाम को एक नया आयाम भी दिया है। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे आप देख सकते हैं नया सवेरा। मुझे अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।